हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूं रिंकी कुमारी। बात करने जा रही हूँ आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 पेपर के बारे में। सेशन चल रहा है आप लोग का रीजनिंग का, जिसमें हम लोग रीजनिंग के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं कि आप लोग को जो 28 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट में जो एग्जाम हुआ है तो उसमें रीजनिंग के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वहाँ तो हम लोग सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से डिस्कस कर ले रहे हैं ताकि आगे वाले एग्जाम में आप लोग को फुल हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आप लोग के रीजनिंग में पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहली बात बता देते हैं कि क्वेश्चन बोथ लैंग्वेज में है, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिसको हिंदी में समझ में आती है तो आप लोग हिंदी रीड करो, और जिसको इंग्लिश में समझ में आती है तो आप लोग इंग्लिश रीड करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 6 people P, Q, R, S, T and U are sitting in a row facing to the north. P and Q are sitting on the extreme ends of the row. T is sitting second to the right of the Q. There are 2 persons are sitting between U and R. P is sitting immediate right of R. चलिए हम लोग वन स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है, किस तरीके के क्वेश्चन को वो देखते हैं। ये आपका जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो किस तरीके से प्रोसीड करना है तो वो देखो। सबसे पहले पूछा जा रहा है, सबसे पहले ये देखो, सबको पता है ये डायग्राम कि इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6 आदमी है P, Q, R, S, T, U, जो कि नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है, वो भी रो में। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग 6 पर्सन को सिट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 आदमी है। और आपको बैठा कहाँ है तो वो देखो, रो फेसिंग टू द नॉर्थ, यानी नॉर्थ की तरफ। सबका जो मुंह जो है वो नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एरो को नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर देते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि P एंड Q आर सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जा रही है कि P और Q जो है वो सिटिंग टू द एक्सट्रीम एंड, यानी रो के सबसे लास्ट 2 बैठे हुए, यानी अंतिम छोरों पर बैठे हैं। तो पहला पॉसिबिलिटी ये है कि P यहाँ पे है और Q यहाँ पे है, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि Q यहाँ पे है और P जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी को हम लोग लेके चलते हैं। ओके, दूसरा देखो यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या है कि T इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द Q। Q के सेकेंड राइट में जो है वो T बैठा है। तो Q का देखो यहाँ पे, Q का जो देखो उत्तर की तरफ देख रहा है, ये जो नॉर्थ की तरफ फेस है, जो व्यक्ति अगर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। इतना आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि T इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द Q। Q के सेकेंड राइट में T है, तो Q का राइट क्या है, तो Q का राइट तो इधर होगा ना, लेकिन इधर तो कोई बंदा बैठा ही नहीं है, मीन्स ये जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल गलत है। तो चलो इस पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं। तो Q के सेकेंड राइट में कौन बैठा है, तो T है, तो ये हो गया फर्स्ट राइट और ये हो गया सेकेंड राइट। तो यहाँ पे कौन बैठा है, तो यहाँ पे T बैठा है। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठा है, तो T बैठा है। अब थर्ड स्टेप देखो, देयर आर 2 persons आर सिटिंग बिटवीन U एंड R। U और R के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। तो पहला पॉसिबिलिटी ये है कि U यहाँ पे होगा और R जो है 2 पर्सन अगर बीच में बैठाते हैं तो R यहाँ पे होगा। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर R यहाँ पे होगा तो U जो है वह यहाँ पे होगा। ठीक है, और अगला लाइन क्या है कि P इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ R। R के ठीक राइट में P बैठा है। तो देखो अगर ये पॉसिबिलिटी है तो R के ठीक राइट में P बैठा है ना, यानी ये पॉसिबिलिटी आपका बिल्कुल सही है और ये गलत है। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे देख लो, P है, Q है, R है, तो ये क्या हो जाएगा S। तो आपका रो किस तरीके से फॉर्म हुआ, तो वो है सबसे पहले Q बैठा, उसके बाद U, T, S,
आर और पी, यानी इस तरीके से वो 6 आदमी जो है नॉर्थ की तरफ चेहरा करके बैठे हैं। ठीक है, तो इस पे बेस 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लो कि हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है। यहाँ पे देखो, अगर ये आपका नॉर्थ की तरफ ये है तो देखो, अगर ये नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठा है तो इसका थर्ड लेफ्ट कौन हो गया, ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट और ये थर्ड लेफ्ट। तो थर्ड लेफ्ट कौन है, तो थर्ड लेफ्ट है आपका क्यू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कि एस का जो थर्ड लेफ्ट है वो क्यू है। और दूसरा क्वेश्चन देख लो, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि टी और पी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। टी और पी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे देख लो, आपका यहाँ पे गौर से देखो, टी आपका ये हो गया और पी आपको ये हो गया, तो टी और पी के बीच में कितने हैं, तो एस और आर 2 पर्सन बैठे हैं। ठीक है, तो आप लोग इजीली समझ गए होंगे कि किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनता है। टी और पी के बीच में कितने हैं, तो वो है 2। ठीक है, तो जो लोग अगर इस तरीके से बनाए होंगे तो उनका बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ठीक है, कि एस के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो क्यू, और टी और पी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका ये क्वेश्चन देख सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है आपका ब्लड रिलेशन का है। P इज द मदर ऑफ Q, Q इज द सिस्टर ऑफ Y, Y is the husband of E, F is the son of Y and G is the brother of E and N is the father of G। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आप लोग ध्यान से समझना कि फैमिली ट्री जो है वो किस तरीके से बनता है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में। स्टेप बाय स्टेप आप लोग ध्यान देना। सबसे पहले बोल रहा है कि P इज द मदर ऑफ Q। P जो है वो Q की माँ है। P Q की माँ है। P जो है वो किसकी माँ है, तो Q की माँ है। P माँ है मीन्स माइनस, याद रखना हम लोग प्लस से जो है वो मेल को डिनोट करेंगे और माइनस से जो है वो हम लोग फीमेल को डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशन आपको पता चल गया कि P इज द मदर ऑफ Q, तो P को हम लोग क्या किए, निगेटिव मीन्स P जो है वो एक फीमेल है। और ये जो है ये शो करता है जेनरेशन गैप, यानी एक जेनरेशन की गैप हो रही है। अब दूसरा देखो, दूसरा है कि Q इज द सिस्टर ऑफ Y। Q इज द सिस्टर ऑफ क्या है, Y, यानी Y की जो है वो बहन है Q। अभी Y के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है कि वो फीमेल है या मेल है। ओके, तो जो चीज़ पता है तो उतने के बारे में ही आप लोग को ध्यान देना है कि Q इज द सिस्टर ऑफ Y। तो हम लोग क्या किए कि Q पे एक निगेटिव साइन दे दिए जिससे पता चल सके कि Q जो है वो एक फीमेल है। नेक्स्ट लाइन देखो कि Y इज द हस्बैंड ऑफ E। Y जो है वो हस्बैंड है किसका, तो वो हस्बैंड है E का, यानी E है फीमेल और Y है आपका मेल, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका हस्बैंड और वाइफ का। ठीक है, इस रिलेशन से पता चलता है कि Y जो है वो मेल है, E फीमेल है, और दोनों में रिलेशन क्या है, तो वाइफ और हस्बैंड का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि F इज द सन ऑफ Y। F जो है वो Y का बेटा है। F जो है वो Y का बेटा है, तो एक जेनरेशन गैप फिर से हो गया। F जो है वो बेटा है, यानी ये क्या हो गया, F पे क्या हो गया, वो प्लस का सिंबल हो गया कि Y का बेटा F है। नेक्स्ट देखो, G इज द ब्रदर ऑफ E। E का जो भाई है वो कौन है, तो G है। G इज द ब्रदर ऑफ E। E का भाई कौन है, तो G है, तो G पे क्या हो गया, प्लस का सिंबल हो गया। एंड लास्ट रिलेशन है कि N इज द फादर ऑफ G। G के फादर कौन है, तो वो N है, और N पे कौन सा सिंबल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्लस का। अब देखो यहाँ पे
जिस पे माइनस है इसका मतलब वो फीमेल कैटेगरी से है, और जिस पे प्लस है तो वो आपका मेल कैटेगरी से है। ठीक है, ये एरो के रिलेशन से पता चलता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछा, ये आपका फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ पी रिलेटेड टू ई। पी जो है, ये पी जो है वो ई से कैसे रिलेटेड है। यहाँ पे P क्या है, तो P जो है वो फीमेल कैटेगरी से है। Q और Y भाई बहन हो गए। Q की माँ है P, Y की माँ है P, तो यहाँ पे Y की वाइफ है E, तो E के लिए P क्या हो गई, तो E की सास होगी P। क्या होगी, हाउ P रिलेटेड टू E। P जो है वो E की क्या होगी, तो P जो है वो E की सास होगी, यानी मदर इन लॉ। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगर आपका फैमिली ट्री अगर आप लोग अच्छे से बना लेते हो तो उस चीज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते। ठीक है, बशर्ते आपसे फैमिली ट्री सही होना चाहिए। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि जी वाई से किस प्रकार संबंधित है। जी जो है वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो जी और पहले वाई को देख लो। जी यहाँ पे हो गया आपका, जी कहाँ पे हो गया, इस दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। अब यहाँ पे देखो कि वाई जो है जी का, जी जो है वो वाई का कौन लगेगा, तो ये लगेगा ब्रदर इन लॉ यानी साला। क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ मीन्स साला। ठीक है, तो आप लोग फैमिली ट्री अगर बना लेते हो ब्लड रिलेशन में तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। और ये जो है आपका 28 दिसंबर का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, तो देख सकते हो कि इस वाले ब्लड रिलेशन में जो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मदर इन लॉ। और जी वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो ब्रदर इन लॉ मीन्स साला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रोल इज रिटेन एज SQOP एंड पोल इज रिटेन एज QQOI। हाउ इज पेज इज रिटेन इन दैट कोड लैंग्वेज। सबसे पहले क्या लिखा है उसने, ये देखो उसने लिखा है ROLL। रोल को उसने क्या लिखा है, SQO और P लिखा है। ओके, दूसरा रिलेशन है पोल है, POLE। पोल को उसने क्या लिखा है, QO और I। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, R के बाद S होता है यानी +1, OPQ मीन्स +2, L के बाद O है तो L, MNO यानी +3 और OP यानी +4। ठीक है, उसी तरीके से सेम रिलेशन यहाँ पे फाइंड करो, तो P+1 यानी PQ, OPQ यानी +2, L के बाद फिर O है यानी +3 और E के बाद है तो FGHI यानी +4। तो आपको पता चल गया कि हो क्या रहा है कि रोल में अगर +1 +2 +3 +4 करेंगे तो SQOP मिलेंगे, और पोल में +1 +2 +3 +4 करेंगे तो QQOI मिलेंगे। तो आप लोग इजीली बता सकते हो कि पेज PAGE, पेज में अगर हम लोग +1 +2 +3 और +4 करेंगे तो क्या मिलेगा, तो P+1 क्या होता है, तो QA+2 यानी CGHIJ। ओके, और E के बाद क्या होता है, E के बाद क्या होता है, तो FGHI यानी QCJI मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। ADGJ, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, सबका पोजीशन मेंशन करो। A का होता है 1, D का 4, G का 7, J का होता है 10, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा,
तो 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, हो क्या रहा है, तो यहाँ पे +3, 1 + 3 तो 4, 4 + 3 तो 7, 7 + 3 10, तो 10 + 3 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13, और 13 पे क्या आता है, M आता है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन पूछा था, तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, ये क्या है, तो नंबर सीरीज है 18, 21, 26, 33, 42, तो नेक्स्ट दो टर्म क्या होगा, तो यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, तो +3 हो रहा है, 21 और 26 यानी प्लस क्या हो रहा है, तो 5 हो रहा है, 26 और 33 क्या हो रहा है यहाँ पे, तो 7 6 13 यानी +7 हो रहा है, 33 यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 9 हो रहा है, मीन्स नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे +11 हो जाएगा, और जो टर्म आपको मिलेगा तो उसमें आपको क्या करना है, तो +13 कर देना है। अब यहाँ पे देख लो कि 18 + 3 21 आया, 18 + 3 21 आया, 21 + 5 करते हैं तो 26 आया, 26 + 7 किए तो 33 आया, 33 + 9 किए तो 42 आया, तो 42 और +11 करते हैं, 42 + 11 करते हैं तो ये 3 और ये 5 यानी एक टर्म हो गया 53, और दूसरे टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 53 + 13 करेंगे, यानी 6 6 यानी दो टर्म आपका क्या होगा, तो 53 और 66, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आपका, यहाँ पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट है 8 पर्सन्स ABCDEFG and H are sitting around a octagonal table and faces towards the center. Okay, A is sitting third to the right of G and second to the left of C. B is diagonally opposite to A and sitting third to the right of E. F and D is an immediate neighbor of each other. D is sitting diagonally opposite to E. क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लेकिन देखो कितना इजीली बनता है। आप लोग को करना क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं। सबसे पहले 8 पर्सन है तो हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं 8 पर्सन का, ठीक है। इजी बने इसीलिए जो देखो कितना जल्दी हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि ऑक्टागोनल टेबल है और फेस कहा है तो सेंटर की तरफ। अब जो आदमी सेंटर की तरफ अगर देखेगा, सेंटर की तरफ देखेगा तो याद रखना ये लेफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। इतना माइंड में आप लोग रखना, ओके। अब चलो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जी। इतना स्टेप पे आप लोग ध्यान देना। ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जी। हम लोग क्या करते हैं कि अगर जी को यहाँ पे लेते हैं, अपने मन से हम लोग क्या करते हैं कि जी को यहाँ पे लिख दिए। अब बोल रहा है कि ए सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जी के थर्ड राइट में जो है ए है, तो राइट डायरेक्शन क्या हो गया आपका, राइट डायरेक्शन ये हो गया, तो इसका थर्ड राइट कौन होगा, तो ये फर्स्ट राइट हो गया, ये सेकंड राइट हो गया, ये थर्ड राइट है, और थर्ड राइट में कौन बैठा है, तो ये ए बैठा है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। ध्यान से आप लोग समझना, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चलते हैं तो वो आप लोग ध्यान देना। दूसरा स्टेप है कि सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ए जो है वो जी के थर्ड राइट में बैठा है और सी के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, तो सी को हम लोग कहाँ बैठाएंगे, तो सी को देखो अगर हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं तब तो ए जो है वो जी का फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट हो गया और सी का जो है वो सेकंड लेफ्ट हो गया, ओके, यानी इतना चीज सही है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि B इज डायगोनली अपोजिट टू ए का ठीक रिवर्स में जो है वो कौन बैठा है, तो वो बैठा है B, यानी B कहाँ बैठा है, तो B यहाँ पे बैठा है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, B इज डायगोनली अपोजिट टू ए तो बैठ गया, एंड सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ई, और ई के थर्ड राइट में बैठा है, तो ई को आप लोग कहाँ बैठाओगे, अगर हम लोग ई को यहाँ पे बैठाते हैं तो ई का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट ये हो गया। तो बिल्कुल अभी तक आपका जो प्रोसीड है वो बिल्कुल सही है, ठीक तरीके से आप लोग क्या कर रहे हो, बैठा रहे हो।
कि ई का जो है ये थर्ड राइट बी है। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है कि एफ एंड डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। एफ और डी जो है एक साथ बैठा है, तो दो पॉसिबिलिटी फिर से आ गई, एफ और डी। एक पॉसिबिलिटी ये है और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि डी यहाँ पे होगा और एफ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन ये है कि डी इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू सी। सी के ठीक सामने कौन बैठा है, तो डी। तो सी के ठीक सामने बैठा है डी। अगर ये सही है तो आपका ये सही होगा, मीन्स ये गलत हो जाएगा। एफ यहाँ नहीं बैठा और डी यहाँ नहीं बैठा है, यानी जी के बगल में कौन बैठा है, डी, और डी के बगल में एफ है। तभी तो आप लोग को सी के ठीक डायगोनल में कौन मिल रहा है, तो वो डी मिल रहा है। अब देख लो आप, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, तो ये कौन सा बंदा हो गया, तो ये हो गया एच हो गया। ठीक है, अब देखो जब सब लोग बैठ गए तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी एच का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो ए के इस तरफ हो गया लेफ्ट और इस तरफ हो गया राइट, और राइट कितना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी थर्ड टू द राइट, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको सीटिंग अरेंजमेंट का ये 8% वाला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जो लोग अगर ऐसे बनाए होंगे उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द गिवन आर्गुमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन एजम्पशन इज या आर इम्प्लिसिट। दिए गए तर्क पर विचार कीजिए और निर्णय लीजिए कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा या से निहित है। आपका आर्गुमेंट क्या दिया हुआ है, तो वो देखो, Y ने X को सलाह दी कि यदि वह प्रबंधन का अध्ययन करना चाहता है या चाहती है तो उसे IIM में शामिल हो जाना चाहिए। ये आपको क्या है, तो ये आपका आर्गुमेंट है। याद रखना, जो भी आपको आर्गुमेंट या स्टेटमेंट है तो उसको आपको हमेशा 100% सही लेके चलना है, कि जो भी आर्गुमेंट, जो भी धाराएं दी हुई है वो बिल्कुल सही है। अगर ये आर्गुमेंट आपका बिल्कुल सही है तो देखो कि कौन कौन सा अनुमान लगाया जा सकता है। पहला है कि IIM अच्छी प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, ये सही है, तभी तो Y ने X को सलाह दी है कि तुम जाके IIM में शामिल हो जाओ। यानी इस आर्गुमेंट से आप ये अनुमान निकाल सकते हो कि IIM जो है वो अच्छी प्रबंधन शिक्षा प्रदान करती है। और दूसरा है कि X Y द्वारा दी गई सलाह को मानता है, तो बिल्कुल मानता है। क्यों? क्योंकि Y जो है वो X को सलाह दे रहा है। सलाह कब देता है? जब कोई मानता है तभी तो वो उसको सलाह देता है ना। तो बता सकते हो कि इस आर्गुमेंट के लिए दोनों अनुमान जो है वो बिल्कुल सही है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही इजी था, तो ये क्वेश्चन कोई भी इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो इस आर्गुमेंट के लिए जंक्शन क्या हो जाएगा, तो दोनों जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एजम्पशन आर इम्प्लाइड फ्रॉम द बिलो स्टेटमेंट। आपका स्टेटमेंट क्या है कि तन्मय इज अ नेशनल लेवल चेस प्लेयर। स्टेटमेंट को क्या करना है, तो 100% सही लेके चलना है कि ये जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो कि इससे कौन कौन सा एजम्पशन निकाला जा सकता है। सबसे पहला है कि तन्मय ने विश्वनाथन आनंद के साथ खेला है। तो जब आपसे ये मान्यता पूछा गया है तो आप ही बताओ कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कि तन्मय जो है वो नेशनल लेवल चेस प्लेयर है, तो क्या उसने कोई भी पर्टिकुलर पर्सन की चर्चा की है कि उसने किसके साथ खेला है? नहीं की है ना। बस उसके बारे में इतना ही इन्फॉर्मेशन है कि वो एक नेशनल चेस प्लेयर है, उसके अलावा मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप ये एजम्पशन कैसे लगा सकते हो कि उसने विश्वनाथन आनंद के साथ खेला? नहीं लगा सकते। मीन्स ये एजम्पशन जो है वो बिल्कुल गलत है। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में उसने बिल्कुल भी नहीं बताया है कि वो उसके साथ खेला है। ठीक है, दूसरा ये है कि तन्मय ने शतरंज में कई खिलाड़ी को हराया है, तो ये एजम्पशन जो है वो बिल्कुल सही है। हराया है तभी तो वो नेशनल लेवल चेस प्लेयर बना है ना। तो इस एजम्पशन का क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट का जो है वो सिर्फ दूसरा एजम्पशन जो है वो बिल्कुल सही है।
ठीक है, कि तन्मय जो है वो शतरंज में बहुत सारे खिलाड़ियों को हराया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर एडिशन, माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन जो है तो इसमें हर एक ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ऐसे ऑप्शन नंबर बी होगा तो आप लोग चेक करके देख सकते हो कि हर एक जो भी दिया हुआ है आपका सिंबल तो उसको चेंज करना है। सबसे पहले ये है कि देखो उसने माइनस को क्या किया है, माइनस को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, प्लस को क्या करना है, डिवीजन करना है, और मल्टीप्लिकेशन को क्या करना है, एडिशन करना है, और डिवाइड को क्या करना है, तो सब्सट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे ये देख लो 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, यानी आपका जो इक्वेशन है ये हो गया 5 × 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 माइनस 8 हो गया। अब यहाँ पे देख लो ये आपका हो गया 1.5 हो गया, और इंटू ये मल्टीप्लाई है ना तो ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया, तो +4 और -8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो ये हो गया आपका 7.5 +4 और -8 हो गया, 7 4 11.5 -8 यानी 3.5। क्या 3.5 और 2 बराबर है? नहीं ना, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। सेम आप लोग यहाँ पे देख लो 5 है, इंटू के जगह आपको क्या करना है, इंटू के जगह पे एडिशन, इंटू के जगह पे एडिशन 3 है, एडिशन के जगह यहाँ पे क्या करना है, डिवीजन करना है 2 है, माइनस की जगह देखो माइनस की जगह क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे क्या है, इंटू है, और इंटू को क्या किया है उसने एडिशन कर दिया है 8 है। यहाँ पे देखो तो 5 + 1.5 इंटू क्या करना है 4 और +8 हो गया, 1.5 × 4 कितना हो गया, यानी 6, यानी 5 + 6 + 8, 8 6 14 और 5 19, 19 है। तो ये क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको जो है चारों ऑप्शन जो है वो चेक करके बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड टैप इज रिटेन एज 39, लैप इज रिटेन एज 31 एंड हाउ इज मैट रिटेन इन दैट कॉलेज। आपसे क्या बोल रहा है कि उसने क्या किया है कि टैप को क्या लिखा है 39 और लैप को क्या लिखा है LAP, लैप को उसने क्या किया है 31 लिखा है, ठीक है। पहले देख लो कि कोड कैसे किया है। तो टैप का पता है, T का होता है 20, A का होता है 1 और P का होता है 16। याद रखना ये सारा जो है ना अल्फ़ाबेट पोजीशन है। सबको क्या करो आप लोग, क्या करो, ऐड करो। तो 20 30 36 1 37, 37 ऐड करने पे आ रहा है, लेकिन उसने क्या किया है, उसमें +2 ऐड करके उसने 39 किया है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो A का पोजीशन पता है 1, P का पता है आपको 16, J K L यानी यहाँ पे 12 हो गया। तो ये हो गया आपको 29, और फिर उसने क्या किया, +2 ऐड करके 31 कर दिया है। तो इसी तरीके से आप बता सकते हो कि मैट को उसने क्या किया है। तो मैट में ये हो गया 13 + 1 और +20, तो 20 30 4 34, ये आ गया 34, और क्या करना है, तो +2 ऐड करना है, मीन्स 36 ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मीन्स 36, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ रो सिंधु इज 15th फ्रॉम फ्रंट एंड, मधु इज 10th फ्रॉम बैक एंड। If they interchange their positions, there are 5 persons between Sindhu and Madhu. Total number of person in the row. एक पंक्ति में सिंधु अगले छोर से 15वें स्थान पर है, मधु पिछले छोर से 10वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थानों को प्रतिस्थापित कर लेते हैं तो सिंधु और मधु के बीच 5 व्यक्ति होते हैं। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक पंक्ति, एक रो दिया हुआ है, एक रो दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका फ्रंट इंड और ये हो गया बैक इंड, ठीक है। फ्रंट इंड को हम लोग मान लेते हैं ये लेफ्ट है और बैक इंड को ये राइट है। बोल क्या रहा है कि 15th फ्रॉम फ्रंट इंड,
सिंधु अगले छोर से 15वें स्थान पे, फ्रंट से कौन बैठा है तो सिंधु, और सिंधु का पोजीशन क्या है तो वो है 15, और बैक एंड से कौन बैठा है तो वो मधु, और मधु कौन से पोजीशन पे है तो 10। अब क्या कर रहा है, थोड़ी देर के बाद वो अपना पोजीशन चेंज कर लेती है, यानी मधु यहाँ पे बैठ गई और सिंधु जो है वो यहाँ पे बैठ गया। जैसे ही जो वो पोजीशन चेंज किया तो अब क्या बोल रहा है कि उसके बीच में जो है वो 5 पर्सन बैठा हुआ है। यहाँ पे क्या है तो 5 पर्सन, 1 2 3 4 5 पर्सन बैठ गया है। तो अब बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो क्या होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो एक तो ये है कि डायरेक्ट 2 पर्सन है, एक लेफ्ट से बैठा है एक राइट से बैठा और बीच में कोई पर्सन है, तो डायरेक्ट आप लोग 15 + 5 + 10 कर सकते हो। और दूसरा जो है तो देख लो, लेफ्ट से आपको एक को स्थापित कर देना है, तो लेफ्ट से सिंधु का पोजीशन क्या है तो 15 है, राइट से सिंधु का पोजीशन क्या है तो 10 है, और दोनों के बीच में कितना पर्सन बैठा है तो 5 बैठा है। यानी लेफ्ट से कितना है तो 15, राइट से कितना है तो 10, और बीच में कितना है तो 5 15 10 25 5 30, यानी टोटल रो में कितने मेंबर है तो वो है 30। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स केयरफुली assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known fact, decide which of the given conclusion logically flow from the statement। ये statement conclusion का क्वेश्चन है, तो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है तो वो देखो। स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि सम बनानाज आर मैंगो, सम का केस हो रहा है तो सम बनानाज आर मैंगो, सम का केस हो रहा है तो सम का तो यही केस होता है ना कि कुछ केले जो है वो आम है, तो बनाना को हम लोग बी से डिनोट करते हैं और आम को क्या करते हैं एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, कि सम बनानाज आर मैंगो, यानी ये जो बीच वाले जो बनाना है वो है मैंगो भी है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि सम मैंगोज आर कैट, ये मैंगो है तो कुछ मैंगो जो है वो क्या है कैट है, यानी बीच वाला जो पार्ट है वो जो कुछ मैंगो का जो हिस्सा है वो कैट है। तो आपसे कंक्लूजन क्या क्या पूछा जा रहा है तो वो देखो। सबसे पहला है कि ऑल कैट आर बनानाज, जितने भी आपके जो बिल्लियां हैं क्या वो बनाना है, तो बनाना ये है और कैट ये है। जब दोनों के बीच में रिलेशन ही नहीं है तो ऑल का यहाँ पे बात कहाँ से हो रहा है, मीन्स ये जो कंक्लूजन है ये फुल्ली आपका रॉन्ग है। ओके, दूसरा ये है कि सम कैट्स आर मैंगो, कुछ बिल्लियां आम है, तो ये रहा मैंगो और ये रहा कैट, और यहाँ पे बात हो रही है कुछ की, तो ये बिल्कुल सही है कि सम कैट्स आर मैंगो, ये वाले जो कैट है वो मैंगो है। मीन्स सेकंड जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। बता चुके हैं ये आपका जो है एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये देखो। ब्रेन और न्यूरोलॉजी, यहाँ पे लॉजी जो है वो की एक रूट वर्ड है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अगर किसी वर्ड में अगर लॉजी यूज हो रहा है तो इसका मतलब हो रहा है कि उस चीज़ का अध्ययन हो रहा है, उस चीज़ का स्टडी हो रहा है। न्यूरोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा कि स्टडी ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो उसी तरीके से पूछा जा रहा है कि कार्डियोलॉजी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे CARD, इसका भी मतलब होता है एक रूट वर्ड है। कार्डियो जो है वो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्ट। ठीक है, लॉजी का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे स्टडी। तो क्या हो जाएगा कार्डियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ हार्ट। मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देख लो ये जितने भी क्वेश्चन जो है वो आपके 28 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन है। एनालॉजी के हो या एजम्पशन के हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, पजल हो, हर तरीके के क्वेश्चन को ना लिया गया है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेना।
ये 28 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट का था। इसी तरीके से जितने भी सेशन में आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं तो उसका रीजनिंग का पेपर जो है तो इसी तरीके से आपको डिस्कशन कराया जाएगा, ताकि नेक्स्ट CBT 2 जो एग्ज़ाम जो होगा तो उसमें आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना और तब तक के लिए थैंक यू।